गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है भावना बाल विद्या मंदिर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन आरो बुक का 5वां चैप्टर गलता लोहा, जिसको शेखर जोशी जी ने लिखा है, जिसमें दो कैरेक्टर धनराम और मोहन की जीवनी के बारे में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार जातिवाद प्राचीन काल में जो समाज के अंदर एक दंश था, एक ब्राह्मण युवक और एक लोहार युवक की कहानी के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे उन दोनों की मित्रता जातिवाद के बंधन को तोड़ने का प्रयास करता है। अब आप देखिए, यहां पर धनराम एक मंदबुद्धि का बालक होता है जो लोहार बालक है। आप देखो, हमारे भारत के अंदर प्राचीन काल से ही 4 वर्ण इस समाज के अंदर रहे। मैं आपको बताता चलूं, अब 4 वर्ण कौन से हैं। पहला था आपके ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा जो कैटेगरी थी वो था वैश्य, और चौथी जो कैटेगरी थी उसका नाम था आपके शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था में हमारा जो भारतीय समाज है वो बंटा हुआ था, और शूद्र जो वर्ण था उसके अंदर काफी कुछ लोगों को सहना पड़ा। लंबे वक्त तक उनको दलित, वंचित और शोषित माना गया। तो ये कहानी शुरू करते हैं अपन तो एक मोहन नाम के ब्राह्मण लड़के से शुरू होता है। यद्यपि वो धनवान परिवार से नहीं है, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता है, लेकिन जिस की बात अपन धनराम की कर रहे हैं वो धनराम एक शूद्र जाति से, लोहार जाति से आता है, लोहे का काम करके और अपना जीवन यापन करता है। ये कहानी स्टार्ट होती है स्कूली शिक्षा से, जहां मोहन तो काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़का है, काफी जो है कह सकते हैं इंटेलिजेंट है, काफी ज्यादा होशियार है, और धनराम मंदबुद्धि बालक है। दोनों ही एक ही क्लास में पढ़ रहे होते हैं और दोनों में अंतर साफ झलकता है कि मोहन को हर जगह सम्मान मिलता है और धनराम को हर जगह जो है वो धिक्कार मिलता है, कुछ जातिगत हीनता के कारण, मतलब वो छोटी जाति का होने के कारण, और कुछ जो है उसकी बदकिस्मती से वो मंदबुद्धि था, पढ़ाई में कमजोर था। और मोहन हमेशा से ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला रहा है, टैलेंट बच्चा रहा है, तो हमेशा वो आदर का पात्र रहा। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते बीच में एक ऐसा घटनाक्रम आता है कि मोहन के पिता को अपने प्राइमरी स्कूल पूरी करवाने के बाद जो आगे की शिक्षा है वो उनके गांव से दूर होती है। मोहन के पिता पुरोहिताई का धंधा करते हैं। मोहन के जो पिता है वृद्ध हो चुके हैं, और जो पुरोहित खानदान का जो कार्य होता है, पूजा पाठ, यज्ञ हवन इत्यादि करके, अब वो वृद्ध हो चुके हैं, उनसे उतना पुरोहिताई का धंधा होता नहीं। तो वे सोचते हैं कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए तो मेरी जिंदगी में सुधार हो जाए। वो अनवरत जारी रखते हैं मोहन की शिक्षा को। और मोहन जो है, आपको मैं बताऊंगा यहां पे गलता शीर्षक क्यों आया है, गलता लोहा इस पाठ का, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कहानी के बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको पूरा बताता चलूं कि मोहन को अपने गांव से दूर एक स्कूल में, जैसे ही प्राइमरी 5वीं कर लेते हैं तो स्कूल थोड़ी दूर होती है, 5वीं तक ही गांव की स्कूल होती है, तो वहां से नदी पार करनी पड़ती है। तो मोहन के पिता को डर लगता है, तो मोहन के पिता अपने किसी यजमान के घर, जहां पे वो पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, उसके घर पे मोहन को वहां पे ठहरा देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब मोहन की पढ़ाई जारी रहती है, एक अचानक से घटनाक्रम होता है। रमेश नामक एक युवक, सजाती युवक, पुरोहित खानदान का युवक, ब्राह्मण जाति का युवक, जो लखनऊ जैसे महानगर में रह रहा होता है, और अचानक वो गांव में आता है और मोहन के पिता से कहता है कि भाई आप मोहन को यहां पढ़ने में दिक्कत होती है, आप हमारे साथ मोहन को लखनऊ पढ़ने भेज दीजिए, बच्चा पढ़ने में होशियार है, वहां अच्छी तरह से पढ़ लिख लेगा, हम वैसे ही वहां रहते हैं। तो मोहन के पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। वो सोचते हैं अपनी ही जाति का युवक जब कह रहा है और जब मदद कर रहा है, तो वो तो चाहते ही थे मोहन को पढ़ाने, तो मोहन को बड़ी खुशी खुशी जो है रमेश के साथ भेज देते हैं। लेकिन वहां जाकर मोहन की पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब होने लगती है। मोहन को जो रमेश के परिवार के द्वारा बार बार बाजार भेज दिए जाना, सामान मंगाना, एज ए नौकर की तरह उसकी जिंदगी हो जाती है। धीरे धीरे पड़ोसी भी उसको नौकर की हैसियत से देखने लगते हैं, और जो है सामान मंगाने के लिए पूरे दिन वो जो एक नौकर की तरह बाजार और घर के बीच पिसता रहता है, और उसकी पढ़ाई धीरे धीरे छूटने लगती है। कई बार गांव में जब पूछा जाता है मोहन के पिता से
मोहन की पढ़ाई के बारे में तो वो बड़ा प्रसन्न होकर कहते हैं कि लखनऊ जैसे शहर में पढ़ रहा है मेरा मोहन, और जो है बड़ा ऑफिसर बन के लौटेगा। अब बेचारे उनको पता कहां है कि मोहन तो जो है रमेश की शरारतों की भेंट चढ़ चुका है, रमेश उनके साथ धोखा कर चुका है। अब एक तरह से उनकी पढ़ाई छूट जाती है। रमेश के इस प्रकार धोखा करने के बाद मोहन वापस गांव लौट आता है। अब आप देखेंगे कि कितनी बड़ी हैरानी की बात है, आप जानकर हैरान रह जाओगे कि इतना मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट, इतना इंटेलिजेंट बच्चा जो है, वो पढ़ना उसका एक मामूली सी जो है गलती के कारण उसको छूट जाती है। लेकिन जैसे ही मोहन वापस गांव आता है तो एक दिन जो उनके वृद्ध पिता है वो खेती के कुछ उपकरण औजार उसको देते हैं, उसके जो है धार देने के लिए दराती देते हैं। तो वो जो लोहार टोला है गांव का, पहले प्राचीन काल में ब्राह्मणों की बस्ती अलग होती थी, निम्न जाति की बस्ती अलग होती थी, क्षत्रियों की बस्ती अलग होती थी, तो लोहार टोले में वो गया अपनी जो उपकरण है औजार है उसको धार दिलाने के लिए। तो वहां पर धनराम जो है बेटा किसी चीज को गोड़ाई देने, आकार देने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो उससे काम हो नहीं रहा था। और मोहन जो है चुपचाप उस पे जाके बैठ गया, जो धनराम वाली जगह थी ना, वहां जाके बैठ गया। और उसने बड़े सदैव अंदाज से, मतलब जैसे कोई कारीगर होता है ना लोहार, उस तरह उसको लोहे को आकार दे दिया। तो धनराम ने उसे बड़े आश्चर्य से देखा और धनराम घबराया भी कि निम्न जाति का हूं मैं, और उच्च जाति का ब्राह्मण लड़का यदि कोई देख लेगा मेरे भट्टे पे बैठा हुआ तो मेरे को दंड मिलेगा, उच्च जाति वाले लोग नाराज हो जाएंगे। वो मोहन को मना भी करता है, लेकिन मोहन उसकी बात नहीं मानता है। तो जो ये शीर्षक रखा है ना, गलता लोहा, एक तरफ तो लोहा गल के आकार ले रहा है और एक तरफ जातिगत जो हीन भावना है, जो जाति के बीच का अंतर है, वो गल रहा है। इसलिए इसका शीर्षक रखा है गलता लोहा। अब अपन चलते हैं दूसरे भाग की तरफ। मैं पहले भी आपको बताता चला हूं, एक पाठ का संक्षिप्त परिचय, उसके बाद लेखक का परिचय, उसके बाद अपन पाठ का विस्तृत अध्ययन करते हैं और फिर बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। तो हमारा जो दूसरा भाग है उसकी तरफ बढ़ते हैं। शेखर जोशी जो इसके रचयिता है उनका परिचय देखते हैं। सन 1932 में शेखर जी का हुआ जन्म। कौन सी जगह? अल्मोड़ा, जो कि उत्तरांचल में पड़ता है। और शेखर जी का जो मृत्यु है वो सन 2022 के अंदर हुई। 90 साल की उम्र में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले कहानी संग्रह करते हैं। तो कहानी संग्रह में कोसी का घटवार, सात के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी, बीमार है, और एकमात्र सब चित्र संग्रह है एक पेड़ की याद। इनको पुरस्कार भी मिल चुका है, पहल सम्मान। पिछली शताब्दी का 6वां दशक यानी 1960 के आसपास के युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आ रही कहानी के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपको सुनने को मिलेगा। नई कहानी आंदोलन का मतलब होता है कहानियां जो पहले लिखी जा रही थी उन कहानियों के घिसे पिटे सब्जेक्ट्स थे, विषय मतलब लगभग फिक्स थे। लेकिन नई कहानी आंदोलन में कई विशेषताएं हुई कि जो कहानियां लिखी गई उसमें सब्जेक्ट्स, जो इशू है, विषय है, वो नए नए लिखे जाने लगे, नए विषयों पर कहानियां लिखी जाने लगी। इसलिए उसका नाम रख दिया नई कहानी आंदोलन। यदि समय की बात करें तो पिछले 6ठे दशक की बात है, लगभग 1960 के इर्द गिर्द की बात है। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में कौन था? शेखर जोशी का स्थान बहुत माना जाता है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका, जब बात करें अपन मेहनतकश यानी जो मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, और सुविधाहीन जो सुविधाओं से वंचित है, मतलब यदि हम निम्न वर्ग की बात करें, जो चौथे शूद्र वर्ग की बात करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो मेहनतकश ही थे ज्यादातर और सुविधाओं से वंचित थे। उनकी कहानियों में जगह पाता है निहायत सहज और आडंबरहीन भाषा शैली में वो सामाजिक यथार्थ की बारीकी नुक्तों को पकड़ते हैं, प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान है। मतलब जो आपने शेखर जोशी ने जो कहानियां लिखी है ना, वो ज्यादातर उस समय की जो तत्कालीन घटनाओं पर लिखी है, और जो बैकग्राउंड है इनका वो है ऐसे लोग जो मेहनत करके अपना गुजारा करते हैं, ऐसे लोग जो किसी तरह से सुविधाओं से वंचित है, ऐसे लोगों पे इन्होंने अपनी कहानियां लिखी है। और ये नई कहानी आंदोलन के प्रमुख लेखक या कहानीकार माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। शेखर जी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त किस किस के अंदर? अंग्रेजी के अंदर, पोलिश के अंदर, रूसी भाषाओं में अनुदित हो चुकी है।
उनकी प्रसिद्ध जो कहानी है वो दाजू, वो चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा इसके ऊपर क्या बन चुकी है, फिल्म। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि शेखर जोशी की कौन सी कहानी के ऊपर जो है फिल्म का निर्माण हो चुका है, तो आप याद रखना दाजू। तो ये आपके सामने दूसरा जो भाग था हमारा शॉर्टली, वो था शेखर जोशी का परिचय। अब अपन जो पार्ट है गलता लोहा, यद्यपि उसके बारे में मैं आपको बेसिक जो इसका है सारांश वो बता चुका हूं, लेकिन जो पार्ट के अंदर बताया वो देखते हैं। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। मतलब आप पहले पढ़ चुके हो कि ये अपनी कहानी में सुविधाहीन एक तो और एक मेहनतकश लोगों को लेते हैं। तो गलता लोहा के अंदर भी ऐसे कैरेक्टर की कहानी है जो सुविधाओं से वंचित है और मेहनतकश जो लोहार जाति का युवा है उसका वर्णन किया होगा आपके अंदर। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर उतना ही अधिक है। मतलब ये बड़बोलेपन से विश्वास कम रखते हैं, मतलब कोई ज्यादा गहरी बातें लिखने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जो रियलिटी है, सच्चाई है, वो इनकी कहानियों में बहुत देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर पूरे पाठ से गुजरते हुए हम ये देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते, अब जो मेन कैरेक्टर हमारी इस कहानी का मुख्य पात्र है, यदि बात करें मुख्य पात्र, क्योंकि कहानी का जो पूरा किरदार होता है वो मुख्य पात्र होता है। जैसे अपन ने पीछे कहानी पढ़ी थी, आप लोगों को याद होगा, एक और कहानी जो फिल्म पर आधारित थी, अपू के साथ 2.5 साल, उसका मुख्य कैरेक्टर अपू था। वैसे ही गलता लोहा जो कहानी है उसका मुख्य पात्र कौन है, इसमें नेगेटिव रोल में कोई है नहीं, एक सकारात्मक भूमिका के रूप में जो है वो मोहन का नाम ले सकते हैं अपन। किन परिस्थितियों के चलते मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है, सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वो धनराम लोहार के अपर यानी कि जो वो जगह है वहां पर बैठ जाता है और उसके काम में अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना प्रतीत होती है। मानो लोहा गलकर एक क्या ले रहा है, आकार। इसलिए यहां जो शीर्षक है गलता लोहा रखा गया है। ये प्रश्न कई बार आ जाता है कि लेखक शेखर जोशी ने अपनी कहानी का जो शीर्षक है गलता लोहा क्यों रखा। तो इसका रीजन ये है कि एक तरफ तो लोहा गल रहा है धनराम के आपर पर और एक तरफ जो है जातिगत भेदभाव है वो गल करके बिखर रहा है, इसलिए इन्होंने शीर्षक क्या रखा है, गलता लोहा। अब अपन पाठ की तरफ बढ़ते हैं। अपना जो महत्वपूर्ण और अहम स्टेप जो कड़ी होता है, रीढ़ की हड्डी होता है कोई भी चीज को समझने की, वो है अपन पाठ का विस्तृत अध्ययन। ये रहा आपका पाठ गलता लोहा। इसके जो लेखक है उसका नाम मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, शेखर जोशी। शेखर जोशी के बारे में अपन अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि ये नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार है और नई कहानी आंदोलन के युवा कहानीकारों में प्रमुख कहानीकारों में यदि बात करेंगे अपन तो सबसे पहला नाम जो है वो शेखर जोशी का आता है। अब चलते हैं। मोहन के पैर अनायास यानी अकस्मात ऑटोमेटिकली शिल्पकार टोले, शिल्पकार यानी जो कारीगरी करने वाले लोग हैं, टोला मतलब जहां जो झोपड़े वगैरह बने हुए वहां की ओर मुड़ गए। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आपर, आपर ये बार बार वर्ड आएगा, आपर मतलब जहां बैठ करके लोहार अपना काम करता है, वो गद्दी कह लो, वो सीट कह लो, वो कुर्सी कह लो या वो स्थान कह लो, कि वो अनुगूंज, गूंज का गूंज, अनुगूंज का मतलब होता है गूंज की गूंज शेष थी, जिसे वो पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप, और जब लोहा जो है अगर आपकी तपा हुआ है तो वो आवाज करेगा धप धप, और यदि लोहा ठंडा है गर्म नहीं है तो वो टन टन की आवाज करेगा। ध्यान रखना है, धप धप की आवाज आ रही, इसका मतलब यह है कि लोहा गर्म है। ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता खनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़े की खनक, जिन्हें वो दूर से ही पहचान सकता है। ये जो बातें बताई हुई है ये आपको धनराम का जो वो काम काज कर रहा है धनराम, उसकी आवाज जो है वो मोहन के कानों में हर समय गूंजती रहती थी। लंबे बेट वाले हंसुए, अब देखो जो घास काटने के लिए काम में लिया जाता है औजार, उसको हंसुआ बोला जाता है। पावड़ा है, गेती है, ऐसे औजार होते हैं। उस तरह हंसुआ जो लंबी घास काटने के काम में लेते हैं अपन, दराती भी होती है। तो बैट मतलब होता है उसके पीछे का जो हत्था है, जो डंडा लगा हुआ है, वो लंबे डंडे वाला क्या था, हंसुआ था। वो घर से इस उद्देश्य से निकला था, किसकी बात कर रहे हैं, मोहन की,
कि खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियां, क्योंकि इस कांटेदार झाड़ियों को काटने के लिए जो हंसुआ है वो काम में लिया जाता है ताकि कांटे नहीं लगे। काट छांट कर साफ करेगा। बुढ़े वंशीधर जी के बूटे का, यानी वश की बात अब ये नहीं रही। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई जो मोहन के पिता और मोहन का जो खानदानी काम था, वो कौन सा काम था? पुरोहिताई का, यानी कि पूजा पाठ इत्यादि करना। उन्होंने घर संसार चलाया, वो भी अब वैसे कहां कर पाते हैं। यजमान लोग उसकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाते हैं। सुबह सुबह जैसे सारा पानी की नियत से उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा कि आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी की यहाँ रुद्री पाठ करना है। कोई पूजा पाठ का नाम है रुद्री पाठ, अपने यजमान का नाम बताया चंद्रदत्त जी। अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक तो 2 मील का ये सीधी चढ़ाई वाला, क्योंकि पर्वतीय इलाका है, एकाएक ना भी नहीं कह सकते, कुछ समझ में नहीं आता। ये जो अपनी रख रहा है ईरानी, जो अपनी जता रहा है लाचारी, वो है मोहन के पिताजी, वृद्ध पिताजी ये बातें कह रहे हैं। मोहन उनका आशय न समझता, वैसी बात नहीं है, लेकिन पिता की तरह अनुष्ठान कर पाने का ना तो उसके पास अभ्यास था ना वैसी गति। पिता की बातें सुनकर उसने बाहर हल्का करने को कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी कि वैसे ही अनुत्तरित रह गई। मतलब एक अंतर आप साफ यहां पर चिन्ह सकते हो कि मोहन के पिता पुरोहिताई में पूरे एक्सपर्ट थे, लेकिन उम्र साथ नहीं दे रही थी, वे वृद्ध हो चुके थे, इसलिए अब उनसे वो काम होना टेढ़ी खीर हो गया था। लेकिन मोहन अभी युवा था, एकदम जो है बचपन ही था उसका, किशोरावस्था से पार थे, लेकिन मोहन के पास ना तो वो उस पुरोहिताई का प्रैक्टिस थी, ना पुरोहिताई के बारे में वो इतना जान पाते थे, ना उसको इतनी जानकारी थी उसके बारे में। पिता का भार हल्का करने के लिए वो खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे ऐसे लगा जैसे वो कुंद हो चुकी। कुंद का मतलब वो धार खत्म हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से धोंकनी फूंकता हुआ, दूसरी तरफ धनराम है, दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट रहा है, और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर, कनस्तर क्या होता है? लोहे का डिब्बा होता है जो बैठने के काम आता है, उस पर बैठा उसकी कारीगरी को पार की निगाह से। पार की निगाह का मतलब होता है उसकी जो नजर थी ना, वो परख रही थी उसको। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। कौन बोला? मोहन। ये मास्टर त्रिलोक सिंह कौन है? जो मोहन और धनराम को पहले पढ़ाते थे। अब एक्चुअल में ये दोनों मित्र जो है, दोनों मित्र कौन? एक तरफ धनराम बैठा है अपने आपर के ऊपर, अपनी जो सीट के ऊपर, और वहां पर रखा हुआ एक लोहे का डिब्बा है, उसके ऊपर बैठ गया कौन? तो मोहन ने चर्चा छेड़ी अपनी जो एजुकेशन लाइफ है, जो शिक्षा कर रहे थे साथ प्राप्त, उसके बारे में कि भाई इनको एक पढ़ाने वाले टीचर थे जिनका नाम क्या था? मास्टर त्रिलोक सिंह। तो वो कह रहे कि अब तो शायद उनकी मृत्यु हो चुकी होगी, शायद उन्होंने अंदाजा लगाया। वे दोनों अपने बचपन की दुनिया में लौट आए। दोनों कौन? धनराम और मोहन। धनराम की आंखों में एक चमक आ गई। वो बोले, मां साहब भी क्या आदमी थे लल्ला। किसको बोल रहे हैं? मोहन को। मां साहब कौन? जिसकी बात पहले वर्णन कर रहे हैं, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूं आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगाता रहता था। मार साहब कौन से, किसकी बात हो रही है? ये हो रही है मास्टर त्रिलोक सिंह की। ये मार साहब कौन? त्रिलोक सिंह। तो क्या विशेषता थी कि वो छड़ी से मारते थे। और धनराम कह रहा है कि यद्यपि स्कूल छोड़े हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन हमेशा उनकी छड़ी का डर लगा रहता था। दोनों हो होकर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वो दोनों जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट आए। अब देखो कैसे वो एंट्री करते थे मास्टर त्रिलोक सिंह, उनका एटीट्यूड क्या था उसका वर्णन करते हैं कि गोपाल सिंह की दुकान है स्कूल के पास, वहां से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते यानी बदमाशी शरारतें करते हुए और उठा पटक करने वाले बांझ के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चे जैसे सांप सूंघ गए। सांप सूंघ जाना मुहावरा मतलब एकदम जैसे शांत हो गए। कड़े स्वर में पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? ये कौन पूछते हैं प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? ये पूछते हैं मास्टर त्रिलोक सिंह। ये जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना कर ली होती तो उनके कानों में वहां तक गोपाल सिंह की दुकान तक आवाज पहुंच जाती, लेकिन त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को ऐसे देख रहे हैं जैसे उनको निगल जाए। फिर वो कड़कदार कहते हैं, मोहन नहीं आया आज। मोहन कौन है? अब इसके बारे में, यद्यपि मोहन के बारे में आपको बता चुका हूं। मोहन उनका चहेता शिष्य था, फेवरेट स्टूडेंट था। मोहन को बड़ा वो विश्वास करते थे, मॉनिटर बना रखा था। और जिस समय टीचर नहीं पहुंचते थे त्रिलोक सिंह वगैरह, तो प्रेयर वगैरह वो कौन कराता था? मोहन। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि यानी तेज बुद्धि वाला बालक था। पढ़ने में नहीं, गायन में यानी गाना भी बड़ा सुंदर गाता था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का क्या बना रखा था? मॉनिटर। देखो मॉनिटर एक तो आपकी कक्षा का मॉनिटर होता है,
लेकिन मोहन इतना तेज बुद्धि वाला था, त्रिलोक सिंह उसको इतना पसंद करते थे कि केवल क्लास का ही नहीं बल्कि पूरी स्कूल का उसको मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह प्रार्थना कराता था। कौन सी प्रार्थना? हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए, वो प्रार्थना कराता। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह ने बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल नहीं आ रहा है, वही सवाल वे किससे पूछते? मोहन से। और मोहन का जो है वो सवाल को कर लेता। मोहन ठीक ठीक उसका उत्तर दे देता और तब से उस फिसडी बालक को दंड देने का भार भी किसको दे देते? मोहन को। इतना भरोसा मास्टर त्रिलोक सिंह को मोहन के ऊपर था। मतलब कुल मिला के ये पूरा जो पैराग्राफ है आपके सामने मोहन के टैलेंट के ऊपर बताया गया है कि मोहन केवल स्कूल के अंदर जो टैलेंट की उसकी एक पढ़ाई की बात नहीं है, गाने में भी बड़ा बेजोर था, बच्चों से प्रार्थना भी करवाता था। क्लास में भी कोई सवाल किसी बच्चे से हल नहीं होता तो जो है मास्टर त्रिलोक सिंह वो सवाल किसको सौंपते? मोहन को। और मोहन उनकी आशाओं पे खरा उतरता, मतलब अच्छे से वो कर लेता था। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश देते मास्टर त्रिलोक सिंह। और धनराम भी उन अनेक छात्रों में से था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोल के हाथों कई बार बेंत खाए थे। अब ये दोनों मित्र जो बैठे हैं ना, उनमें से धनराम भी कई बार मोहन के हाथों पीट चुका था, क्योंकि मास्टर त्रिलोक सिंह की स्टाइल थी कि वो किसी बच्चे को सवाल देते, वो बच्चा जो है क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता और फिर वो देता मोहन को। मोहन यदि उसको सोल्व कर लेता और कर लेता पक्का, तो उसको दंड देने का जिम्मा जो था मोहन के ऊपर था। तो उन प्रश्न नहीं करने वाले बच्चों में आप मान चलें कि धनराम भी कई बार मोहन के हाथों से पीट चुका था। तो उसके मन में थोड़ी सी ईर्ष्या भी थी, पर धनराम प्रारंभ से उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। उसका कारण यह था कि बचपन से मन में एक तो जातिगत हीनता बैठाई हुई थी और दूसरा मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। ये पीछे क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट कि धनराम मोहन को अपना जो है कॉम्पिटेटर क्यों नहीं समझता था, प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता। इसके 2 कारण आपको बताने हैं। एक तो जातिगत हीनता, एक मोहन जो है पढ़ाई में क्या था? होशियार था। बल्कि इसे मोहन का अधिकारी समझता रहता। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश नहीं करता था। अब देखो त्रिलोक सिंह ने, मास्टर त्रिलोक सिंह ने मोहन के बारे में ये पहले से भविष्यवाणी कर रखी थी कि ये जो बच्चा है बाकायदा कोई बड़े पद पे पहुंचेगा और अपने परिवार का, अपने घर वालों का, स्कूल का नाम रोशन भी करेगा। लेकिन धनराम के बारे में वो हमेशा ताना मारते थे कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन के अंदर। और धनराम वो, अब देखो मोहन का पूरा बैकग्राउंड बता दिया आपको कि बहुत ही कुशागर बुद्धि वाला था, पुरोहित खानदान का था, पढ़ने में तो होशियार था, ये गाने में भी होशियार था, गाने में भी उसकी आवाज बेजोड़ थी। और मास्टर त्रिलोक सिंह उसको अपनी क्लास के अंदर सब बच्चों को कॉपियां जांच करने का दायित्व दे रखा। मतलब कुल मिलाकर बहुत ही तेज बुद्धि वाला, बहुत ही टैलेंट बच्चा था। अब बात करें किसकी? धनराम की। दूसरा बच्चा धनराम, वो गांव के दूसरे खेती और मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार 3rd क्लास तक तो वो स्कूल का मुंह नहीं देख पाया। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक उन्होंने पूछ लिया कि धनवा तेरे का पहाड़ा सुना। तो धनवा उनका जो है प्रेम से वो धनराम को क्या बोलते थे? धनवा। उन्होंने कौन सा पहाड़ा सुनाने को बोला? तेरा का, क्योंकि वो 3री स्टैंडर्ड में आ चुका था। तो मास्टर त्रिलोक सिंह मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने धनराम से बोला कि धनवा तेरे का पहाड़ा सुना। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किस तरह याद कर लिया, लेकिन तेरे का पहाड़ा में गाड़ी ऐसी अटकी साहब कि फिर पहला दूसरा स्टेप करते करते फंस ही गई। तेरे एकम तेरे, तेरे दूनी 24, तेरे एकम तेरे तक तो ठीक है, यहां जाते जाते जो है धनवा की तो जो सिटी पिटी गुम हो गई। तेरे दूनी 26 की जगह क्या बोल पड़ा? धनवा 24। सटाक एक संटी। संटी क्या होती है? जो हरी लकड़ी होती है उसकी जोरदार जो चपाट है उसको संटी बोला जाता है। पिंडलियों पर मार साहब लगाई कि वो टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया कि जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे तेरे का पहाड़ा याद कराता हूं। त्रिलोक सिंह का एक सामान्य नियम था। यह भी क्वेश्चन है आपके कि त्रिलोक सिंह मास्टर का दंड देने का नियम क्या था। अब आप देखो, आगे आप देखोगे कि त्रिलोक सिंह जो है ना, बड़ा एक अलबेला नियम था उसको कि जिस बच्चे को दंड देना है उस बच्चे से ही वो जो है हथियार मंगाते। हथियार मतलब जो संटी मंगाते थे। जो पास में एक नाला पड़ता था, नाले पे जो एकदम हरी लकड़ी होती थी। आप देखो सूखा जो टहनी होती है उससे ज्यादा इतनी चोट नहीं लगती, लेकिन जो हरी टहनी होती है वो गीली लकड़ी होती है, उससे चोट ज्यादा लगती है। तो मास्टर त्रिलोक सिंह का नियम था कि वो बच्चे से
जिसको दंड देना उसी से वो लकड़ी मंगाते थे। तो क्या नियम था कि सजा पाने वाले को अपने हथियार का जुटाना होता, और जाहिर है कि बलि का बकरा अपने से अधिक इस संतोष को ध्यान में रखता मास्टर की, कि वो नाराज नहीं हो जाए, इसलिए वो चुनाव ऐसे करता कि अपने लिए नहीं ले जा रहा है बल्कि इसके दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा है। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर, शायद दोनों में से एक कारण हो सकता है कि या तो वास्तव में मंद बुद्धि था या मन में जो बैठा हुआ है टीचर का डर, कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी तेरे का पहाड़ा वो याद नहीं कर पाया। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वो फिर लड़खड़ा गया, क्योंकि 13 एकम 13 13 दूना 26 तक तो पहुंच गया, लेकिन 13 तिया करते करते उसकी बात जो है जमी नहीं। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक की। जुबान की चाबुक का मतलब क्या होता है कि इस बार इन्होंने डंडे से नहीं मारा, उसको चोट नहीं पहुंचाई, शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई। अब की बार उन्होंने किस पे चोट की? मन पे। उन्होंने चाबुक का प्रयोग नहीं किया, जुबान रूपी चाबुक का प्रयोग किया। मतलब इन्होंने टोड कसा, व्यंग्य कसा कि ये आखिरी हथियार है, यदि ये पढ़ेगा तो पढ़ लेगा, क्योंकि शरीर के ऊपर वाली चोट है वो फिर भी कम चोट करती है, लेकिन यदि आपको कोई व्यंग्य रूपी बाण कसे, यदि आपके ईगो को हर्ट करे, यदि आपके स्वाभिमान पर चोट करे तो वो जरूर दर्द देती है। तो त्रिलोक सिंह ने भी अब ऐसा ही किया। क्या बोला वो? त्रिलोक सिंह की वाणी क्या है? वो कह रहे हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहां लगेगा। उसने अपने थैले से, आज वो पूरी तैयारी करके आए थे, 5 दरांतियां निकाली और कहा कि ले जा इसको धार लगा के आ, और किताबों की विद्या का लाभ तेरे को नहीं मिलने वाला है। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धौंकनी फूंकने का, शान लगाने काम में उलझा दिया, और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर धन चलाने की विद्या सिखाने। गण मतलब बड़ा हथौड़ा होता है। फर्क इतना था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद की बेंच चुनने की छूट देते, वहीं गंगाराम यानी उसके पिताजी उसका चुनाव स्वयं करते थे, और जरा सी गलती होने पर छड़, बेंत, हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत को संभाल लिया। आपको ये बताता चलूं कि गंगाराम जो है वो धनराम या धनवा के पिता का नाम है। जब तक वो जिंदा थे तब तक ठीक है, जैसे उनकी मृत्यु हुई तो गंगाराम ने जो काम छोड़ा था उसको संभाल लिया धनराम ने, और उसकी पढ़ाई एक तरह से छूट गई और वो अपने लोहे के काम में लग गया। आगे चलते हैं। पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि कब गंगाराम के आफर को लोग क्या कहने लगे? धनराम का आफर कहने लगे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त की, मतलब इंटेलिजेंट लड़का था, स्कॉलरशिप प्राप्त कर ली, और त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। याद करिए क्या भविष्यवाणी करते थे त्रिलोक सिंह, कि ये बच्चा अपने परिवार का, अपने स्कूल का, अपने घर वालों का और अपने समाज का नाम रोशन करेगा। तो कुछ हद तक तो स्कॉलरशिप मिली, तो त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी थोड़ी सी तो सिद्ध हुई, यद्यपि पूरी नहीं हुई। साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का ये हौसला बढ़ गया और वे अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक धंधे, उनका पैतृक धंधा क्या था? पुरोहिताई का, जिसके अंदर कोई खास नहीं मिल रहा था, निराश हो गए थे उससे, क्योंकि दान दक्षिणा की बूते वो किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते, मतलब पूरा पेट भी नहीं भर पाते, बाकी सुविधाएं तो बहुत बड़ी बात है। मोहन पढ़ लिखकर वंश का दारिद्र्य यानी गरीबी मिटा दे, ये उनकी हार्दिक इच्छा, इन दिल की क्या थी? इच्छा। लेकिन इच्छा होने से सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था, अब देखो एक समस्या खड़ी हो गई कि जब उसको छात्रवृत्ति मिली तो मोहन के पिता को भी थोड़ा हौसला बढ़ा। वे भी मन में कल्पनाएं करने लगे कि पुरोहिताई के काम से कुछ मिलना नहीं है, मोहन पढ़ लिख ले और बड़ा आदमी बन जाए। लेकिन मन में इच्छा करने से क्या होता है, क्योंकि जो स्कूल उनके गांव की थी वो तो मोहन क्लास से पास कर चुका था, अब जो स्कूल थी उनके गांव से क्या थी? दूर थी। लेकिन वंशीधर ने फिर भी मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। मतलब घर पे जैसे आता ना थका मांदा इतनी लंबी दूरी तय करके, तो उसके पिता उसका हौसला बढ़ाते थे कि डटे रहो। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने विद्या प्राप्त करने की या जुनून मन के अंदर लक्ष्य प्राप्त करने की, वो अवश्य सफल हुए हैं। क्योंकि यदि आप कुछ कर गुजरना चाहते हैं तो रास्ते में रुकावटें तो आएगी, कई समस्याएं तो आएगी। इस तरह जो पिता है वो मोहन को हौसला अफजाई करते, उसका जो ताकत है वो बढ़ाते रहते थे। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की, क्योंकि वो जो स्कूल थी उसमें क्या पार करना पड़ता था? नदी। कठिनाई को देखते वंशीधर ने नदी पार, एक यजमान था उनके घर, मोहन का डेरा तय कर दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार होने पर गांव लौट आता। सहयोग की बात है कि एक बार छुट्टी के पहले दिन
जब नदी का पानी उतार पर था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था, तो पहाड़ी के दूसरे और भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का बाढ़ के रूप में बदल गई। पहले नदी की धारा में झाड़ झंकाट, फिर पात पत्ते लाने शुरू हुए। तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पर पहुंचते न पहुंचते मटमेले पानी का रेला उन तक आ गया। वे लोग किसी प्रकार सकुशल पार पहुंचने में सफल हो गए। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे की भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। मतलब जो नदी पार करने वाला जो चैप्टर था ना, तो मोहन के पिता को डर लगने लगा कि हो न हो कभी बाढ़ आ जाए, कभी नदी का पानी बढ़ जाए, उफान पे आ जाए, तो बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। तो हमेशा उनको ये चिंता लगी रहने लगी। अब ये घटनाक्रम जो मैंने आपको परिचय के अंदर भी बताई थी, बिरादरी का मतलब होता है जाति का। एक संपन्न परिवार का युवक जिसका नाम था रमेश। रमेश की चर्चा इस पाठ में होगी। देखो 3 कैरेक्टर इसके अंदर चर्चा में है अभी तक। एक तो मोहन, एक धनराम जिसका नाम धनुआ भी है, और तीसरा कैरेक्टर अभी जो एंट्री कर रहा है हमारी इस कहानी के अंदर जिसका नाम रमेश है। अब रमेश कौन है? रमेश आपकी जो मोहन के बिरादरी का ही एक संपन्न परिवार यानी अमीर परिवार का लड़का है, जो लखनऊ के अंदर रहता है। छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। बातों बातों वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे बात की, चिंता प्रकट की। तो न केवल सहानुभूति जताई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दे। घर में जहां 4 प्राणी एक और बढ़ जाएगा तो कौन सा अंतर होगा, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। तो ये सजेशन दिया किसने? उस रमेश ने। किसको? मोहन के पिता को, कि भाई हमारा वैसे भी जॉइंट फैमिली है, बड़ा परिवार है, 4-5 लोग हम वैसे भी रहते हैं, बड़ा शहर है, वहां मोहन पढ़ लेगा, अतः आप मोहन को हमारे साथ भेज दीजिए। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गया। अब वो पिता बेचारा क्या जाने कि मोहन की जो रही सही पढ़ाई है, जो उसका वास्तव में जो घटनाक्रम है वो ऐसा बदल जाएगा और मोहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पढ़ाई छूट जाएगी। उसने तो भोले भाले पुरोहित ने, बेचारे ने, ब्राह्मण ने अपने सजाती युवक पे विश्वास किया कि अमीर है और हो सकता है कि मेरे बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लेकिन उनको क्या पता कि इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। उनकी आंखों में पानी चल चलाने लगा। भरे गले से वो बोले कि भाई बिरादरी का यही सारा होता है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि बिरादरी का यही सारा होता है, किसने कहा और क्यों कहा? तो ये बोला है मोहन के पिता ने। किसको बोला? रमेश से। क्यों बोला? जब रमेश ने कहा कि आप इसको मेरे साथ लखनऊ भेज दीजिए, मैं इसको पढ़ा दूंगा। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो मां बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ कहां पहुंच गया? लखनऊ। मतलब मोहन की एक नई जर्नी शुरू हो गई, ऐसे कह सकते हैं। मतलब एक नई यात्रा, गांव से एक महानगर की तरफ प्रस्थान हो चुका है, जिसका कारण आपको अच्छी तरह से पता चल गया कि एक सजाती युवक जो है रमेश गांव में आया। उसने कहा कि मोहन के पिता से कहा कि आप इसको मेरे साथ भेज दीजिए, मैं इसको अच्छी तरह से पढ़ा लूंगा। तो अब मोहन जाएगा लखनऊ, किसके साथ? रमेश के साथ। अब इस जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया। घर की दोनों महिलाएं, जिन्हें वो चाची और भाभी कहता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वो मोल है कि चाची और भाभियों के लिए काम काज में हाथ बटाने वाला साधन बन गया। अब आप देखिए उल्टी गिनती शुरू हो गई उसकी पढ़ाई बर्बाद होने का, उसकी जिंदगी बर्बाद होने का। मतलब आप नोट करके रखें, हो सकता है मोहन गांव में पढ़ता तो छोटी मोटी नौकरी लग जाता या वो सफल हो भी जाता, लेकिन लखनऊ जाने के बाद तो उसकी जो टैलेंट है, उसकी बुद्धि है, उसका प्रयोग केवल एक घरेलू नौकर की तरह हो गया। और रमेश का शायद उद्देश्य यही था कि एक गरीब ब्राह्मण बालक के रूप में उनको नौकर मिल जाएगा, पढ़ाई जाए भाड़ में। तो एक प्रकार से उसने दुश्मनों वाला कार्य किया, बहुत ही गलत कार्य किया। एक बच्चे की जो टैलेंट था, एक बच्चे की जो बुद्धि थी, उसका दुरुपयोग किया। तो ये बहुत ही गलत है कि किसी को यदि मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसका जो है गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन ऐसा समाज में आमतौर पर देखने को मिलता है कि लोग गरीबों को इंसान नहीं समझते। जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को इंसान की तरह नहीं मानते, वे उनको पशुओं की तरह व्यवहार में लेते हैं। और ऐसा भी हमारे इस पाठ के अंदर हुआ है। मोहन थोड़ा दही ला दे, कोई बोलता मोहन कपड़े धोबी को दिया, तभी कोई बोलता मोहन 1 किलो आलू ला, कोई कहता कि शक्कर लिया, कोई कहता चाय लिया। इस तरह मोहन का जो पूरा सफर है वो बाजार और रमेश के घर के बीच हो गया और उसकी पढ़ाई एक तरफ रह गई। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन के अपने भाई बिरादरी का बताना सम्मान के विरुद्ध था। इसलिए उसने उसका जो इंट्रोडक्शन है वो किस रूप में कराया? नौकर के रूप में। इस बात मोहन भी समझने लगा। थोड़ी बहुत हिला हवाली करने के बाद रमेश निकट के एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। कहां? तो वो कह रहा बड़ी स्कूल में, बड़े शहर में पढ़ लेगा, लेकिन वो एक सामान्य से स्कूल के अंदर उसका एडमिशन करा दिया। मतलब रमेश ने उसको घरेलू नौकर के रूप में मान्यता दे दी और कॉलोनी वालों को भी बता दिया कि ये हमारे घर का क्या है? नया नौकर है। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वो मेधावी छात्र, होशियार छात्र जो है, शहर के स्कूली जीवन से अपनी पहचान नहीं बना पाया।
उसका जीवन एक बंदी बंधाई लीक पर, यानी कि जो नौकरवाली है, चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियां में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब या तो रमेश गांव जा रहा होता है या रमेश के घर का कोई प्राणी, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में गुजार देना पड़ता। अगले दर्जे की तैयारी तो केवल बहाना था, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधाओं का था। मोहन ने परिस्थितियों के साथ क्या कर लिया, समझौता, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वो दुखी नहीं करना चाहता था। वंशधर उसके सुनहरे भविष्य की क्या देख रहे थे, सपने। देखो कितनी बड़ी अजीब विडंबना है कि एक वृद्ध पिता जो है मन में लड्डू खा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा, बहुत बड़े शहर में। एक रमेश नामक मसीहा ने उसको पढ़ने के लिए रास्ता दे दिया है। अब वो बेचारे क्या जाने कि वहां उसकी पढ़ाई का जो हक छीन लिया गया है और उसको एक नौकर की तरह बना के छोड़ दिया गया है। तो इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे मोहन के पिता, और मोहन भी कहीं न कहीं उनको बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये बात बताई तो जीते जी मर जाएंगे, उनको बहुत बड़ा सदमा लगेगा। इसलिए मोहन भी इस बात को बताने से गुरेज करता था। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया। जब वो लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती इसी मुद्दे पर आती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे फिक रहे हैं, ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वो पहले की तरह स्कूल और घरेलू काम में पिसता रहा। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का ये समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखाने और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। मतलब कितनी बड़ी बर्बादी की तस्वीर तय कर दी उस रमेश नामक दुष्ट व्यक्ति ने। उल्टा जाति का और कहता था, बेचारे मोहन जैसे इंटेलिजेंट बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। इससे तो अच्छा था वो नहीं ले जाता, क्योंकि मोहन के पिता ने चला के उनको नहीं बोला, उसने खुद ही बोला था। अब मतलब उसको उस स्थिति में लाके छोड़ दिया बेरोजगारों की भीड़ के अंदर, जो लाखों युवा बेरोजगारी के अंदर भटकते हैं। एक इंटेलिजेंट बच्चा जो पढ़ लिखकर बहुत बड़ा ऑफिसर बन सकता था, नाम रोशन कर सकता था, लेकिन रमेश ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया और अब उसकी पढ़ाई छूट गई। जैसे तैसे उसने 8वीं की, उसके बाद वो फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर से जब कोई मोहन के विषय में पूछता तो वो उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वो एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग, जो सपना उसका भंग हुआ था, उसकी जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। अब जाकर के मोहन के पिता को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि उनके साथ धोखा हो चुका है। जो रमेश सजाती युवक बन रहा था, जो जाति बिरादरी का सहारा बन रहा था, उसने धोखा कर लिया है और मोहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन मोहन के पिता किस मुंह से उन लोगों के सामने अपनी बात कही, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें कर चुके थे पूरे समाज के सामने कि मेरा बेटा अफसर बनेगा, मेरा बेटा नाम करेगा, बहुत बड़े शहर में पढ़ रहा है। वो रमेश की भी बड़ी प्रशंसा करते थे। तो अब अपने मुंह से उस रमेश की आलोचना कैसे करे और अपने मुंह से ये कैसे बताए कि मेरा जो बेटा है मोहन, उसकी पढ़ाई छूट चुकी है, वो कोई अफसर नहीं बनने वाला है, वो फैक्ट्रियों के काम के लिए चक्कर लगा रहा है। तो मतलब एक गहरा सदमा लगा। ये वास्तव में एक बहुत ही घृणित कार्य है और बहुत ही आज के समय की विडंबना है कि ऐसा कई युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। जो वास्तव में टैलेंट होते हैं, लोग उनको किसी न किसी तरीके से उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। धनराम ने भी एक दिन उस मोहन के बारे में पूछा, घास का तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए। मतलब घास का तिनका, ऐसा मान्यता है हमारे समाज के अंदर कि हरी घास का तिनका दांतों में दबाते हैं तो झूठ का दोष नहीं लगता, क्योंकि वो ब्राह्मण थे और वो बहुत ही मान्यताओं को मानते थे, वो झूठ बोलने को पाप मानते थे। इसलिए उन्होंने हरे घास का तिनका अपने दांत में दबाया और क्या कहा कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति, यानी सचिवालय। सेक्रेटरिएट का मतलब क्या होता है? सचिवालय बहुत बड़ा ऑफिस है और सचिवालय में बहुत बड़े बड़े ऑफिसर नौकरी करते हैं। तो झूठ बोले मोहन के पिता कि मोहन की नियुक्ति सचिवालय में हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षा देकर वो बड़ा अफसर बन जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी याद आ गई। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांत के बीच से तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए। धनराम के शब्द कि मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। अब धनराम भी बड़ा खुश हुआ। यद्यपि उसका देखो कोई एक बड़ी जाति का, एक छोटी जाति का, लेकिन उस रमेश से तो ये बेचारा धनराम भी भले ही छोटी का जाति का था, लेकिन इसका मन कितना बड़ा था। जब उसने मोहन के बारे में, उसकी सफलता के बारे में उसके पिता से सुना, यद्यपि वो झूठ था, लेकिन धनराम के मन को कितना मतलब प्रसन्नता हुई, कितना सुकून मिला। वो कहने लगे कि मास्टर त्रिलोक सिंह कहते भी थे कि मेरा दोस्त जो है बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और आगे चढ़कर मोहन लल्ला के बारे में, लल्ला बड़े होशियार है। तो एक बात देखिए कि वो कितने भोले स्वभाव का था धनराम। कितने, आप 3 लोगों को यदि देखते हैं,
एक धनराम, एक मोहन के पिता और एक मोहन, एक तरफ तो ये लोग हैं और एक तरफ आप दूसरी तरफ देखते हो रमेश नामक राक्षसी वृत्ति वाले, रावण की वृत्ति वाले, तो कितना दुष्ट व्यक्ति था। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बात करते रहे। अब ये जो सारा बैकग्राउंड आपके सामने पेश किया गया है, ये एक्चुअल में दोनों मित्र बैठे हुए। आप स्टार्टिंग देखिए कहानी की, जिस समय हमने शुरू की थी वहां देखा था कि धनराम कोई किसी लोहे के जो है औजार है उसको गोलाई देने का प्रयास कर रहा है, उससे हो नहीं पा रहा है, तो मोहन उसको हाथ में लेकर के उसको देता है। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये मित्र, अब तो मोहन की पढ़ाई भी छूट चुकी है, मोहन तो फैक्ट्रियों के चक्कर भी काटने लग गया है, पिता को भी ध्यान पड़ चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये चीज जो हो रही थी ना अभी आप बैकग्राउंड में पीछे, तो ये दोनों मित्र याद कर रहे थे जो अपने बचपन के दिन है, जो पढ़ाई के दिन है, बाद में मोहन जो नदी पार करता था वो है, जो मोहन लखनऊ गया, ये सफर, वो घटनाक्रम याद कर रहे हैं दोनों मित्र। दोनों कौन? धनराम और मोहन। तो बड़ी मार्मिक कहानी है, बड़ी जो है प्रेरणादायी कहानी है कि आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना, चाहे वो भले ही आपकी बिरादरी का है, भले ही आपकी जाति का है, भले ही कितना निकटतम है, लेकिन ऐसे आंख बंद करके भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। अगर उस दिन मोहन के पिता उस पर भरोसा नहीं करते तो हो सकता है मोहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होती, छोटी मोटी नौकरी लग जाती, हो सकता है छोटा मोटा ऑफिसर भी बन जाता, लेकिन रमेश ने कहीं का नहीं छोड़ा उसको, बेचारे को। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेंच से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने से काफी समय लग गया। धनराम ने उसे वापस बेंच पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत ही नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। कौन बोल रहा है? धनराम। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वो फिर वहीं बैठा रहा और उसे वापस जाने की कोई जल्दी भी नहीं रही। सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोले के जो लोग थे ना, मैंने आपको पहले भी बताया है कि शिल्पकार टोला यानी कि जो कामकाज करने वाले निम्न जाति के लोग हैं, ब्राह्मण टोला यानी उच्च जाति के लोगों का जो बस्ती है वो अलग अलग होती थी और उनका उठना बैठना भी यहाँ नहीं होता था। यदि किसी काम के सिलसिले में आ भी गए हैं तो शिल्पकार टोले में आना पड़ गया तो खड़े खड़े बातचीत निपटा लेते, बैठते नहीं थे वहां। ब्राह्मण टोले के लोगों में बैठने के लिए कहना भी उसकी मर्यादा के विरुद्ध था। पिछले कुछ वर्षों में शहर के रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसी बात भी नहीं है। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ बोला नहीं और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने का प्रयास कर रहा था। एक हाथ से संसी पकड़े हुए था, दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मार रहा था, लेकिन उससे वो काम सही ढंग से हो नहीं पा रहा था और लोहा जो है उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तो उसे देखता रहा, लेकिन फिर जब उसने कहा कि भाई ये काम हो नहीं रहा है तो उसने अपना संकोच त्याग दिया और दूसरी पकड़ उस लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से उसने हथौड़ा अपने हाथ में ले लिया और नपी तुली चोट मारकर अभ्यस्त हाथों से धोंकनी फूंककर लोहे से दोबारा भट्टी में गर्म करके और फिर न्याय पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगड़ गोले का रूप दे दिया। मतलब जो काम धनराम नहीं कर पाया, देखो कितना टैलेंट है मोहन, पढ़ने में होशियार था ही, गाने में होशियार था ही, लेकिन जो धनराम अपने प्रैक्टिस की रात दिन उसको वो काम नहीं कर पाया और मोहन ने कर दिया। जबकि मोहन का तो ये काम भी नहीं था, वो तो एक ब्राह्मण लड़का था और लुहार जाति का जो लड़का है वो नहीं कर पाया और मोहन ने कर लिया। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती से हुआ और इतने अकस्मात हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। मतलब धनराम चाहता भी ना उसको रोकने से तो इतना मौका ही नहीं मिला था। अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगर पर उतना आश्चर्य नहीं था जितना पुरोहित खानदान का एक युवा इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठा है। हाथ डालने पर वो संकित दृष्टि से इधर उधर, वो क्या देख रहे थे इधर उधर कि शायद कोई देख नहीं ले, क्योंकि देखने पर मोहन को तो कोई परेशानी नहीं होगी, परेशानी होनी है वो धनराम को होगी, क्योंकि भले ही बेटा अपनी मर्जी से मोहन जाकर, लेकिन डांटा किसको जाता, दंड किसको दिया जाता? धनराम को। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से लोहे के छल्ले को त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की और अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। अब यहां से भी प्रश्न आता है, सर्जक यानी कि जो बनाने वाला होता है, सर्जनहार होता है, जिसमें ना तो कोई कंपटीशन था और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। मतलब वो अपने एक मित्र की क्या कर रहा था? मदद कर रहा था। इस प्रकार अपने ये पाठ जो गलता लोहा है पूरा हो जाता है और बहुत बड़ी इसके अंदर सीख मिलती है आज के बच्चों को कि किस प्रकार जातिगत भेदभाव आज भी हमारे समाज में कहीं न कहीं उसका अंश है। पूरी तरह जड़ से खत्म नहीं हुआ, समूल खत्म नहीं हुआ है। हमारे कई बड़े बड़े ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, महात्मा गांधी, कई बड़े बड़े महापुरुषों ने, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय,
मैं एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिना सकता हूं जिन्होंने इस जातिगत विभिन्नता को खत्म करने का प्रयास किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। लेकिन सच्चाई यह है कि कहीं न कहीं अभी भी अंशतः हमारे समाज के अंदर जातिगत भेदभाव अभी भी मौजूद है। यद्यपि यदि बात प्राचीन काल की करें तो काफी हद तक जो है कम हुआ है जातिगत हीन भावना। पहले तो बात करना भी पाप माना जाता था, ऐसी बात अब नहीं है। अब अधिकार भी मिले हैं, कर्तव्य है, अधिकार है, और कई जो निम्न जाति के बच्चे हैं वो बड़े यूपीएससी के एग्जाम में आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, और कई बड़े बड़े जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो भी निम्न जाति के बच्चे हैं, दलित के बच्चे हैं। लेकिन जिस समय की ये कहानी, उस समय इनको बड़ा रौंदा गया, इनके ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ। तो एक तो मूल मुद्दा यह है। इसके अलावा सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट इस कहानी का है कि मोहन जैसे एक बुद्धिजीवी बच्चे को, एक टैलेंट बच्चे की जिंदगी जो है रमेश नामक एक दुष्ट व्यक्ति ने खराब कर दी। तो सबसे बड़ी जो गलतालुआ शीर्षक है उसकी यदि हम बात करें तो वहां पर आप देखते हो कि लोहा एक तरफ गलकर आकार ले रहा है और एक तरफ जातिगत हीनता भी गलकर आकार ले रही है। मोहन ने उसको सिरे से खत्म कर दिया। मोहन को कोई डर नहीं था कि मैं निम्न जाति के स्थान पर बैठा हूं, वो बड़े बेधड़क बैठा, उसने बेधड़क कार्य किया। यद्यपि धनराम तो थोड़ा संकुचाया, धनराम को थोड़ा डर लगा, लेकिन मोहन को जरा भी इसमें कोई शंका नहीं हुई और वो आराम से बैठ करके उसके साथ अपने मित्र की मदद करने लगा। अब अपना जो है अपने चौथे और अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रश्नोत्तर, प्रश्न अभ्यास। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न कहानी के। क्योंकि यदि आप पूर्णतया पाठ को सुन लेते हैं तो फिर उत्तर देने के लिए आपको वापस पाठ के पन्ने मोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, पन्ने पलटने की आवश्यकता नहीं। आप आराम से सक्षम हो जाते हो, जहां से भी, जैसा भी, कहीं से उठा के प्रश्न पूछ लिया जाए, यदि शुरू से अंत तक यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं होती है। जैसा कि अब अपन करेंगे तो आप लोग इससे भलीभांति परिचित हो जाएंगे। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और गण चलाने की विद्या का जिक्र आया है। अब आप देखो, किताबों की विद्या पढ़ाई की बात हो रही है और गण चलाने की विद्या जो है वो लोहे की चीज बनाने के संदर्भ में है। तो यहां पर दो जिक्र हुआ है कि जिस समय धनराम को तेरे का पहाड़ा सुनाने के लिए मास्टर त्रिलोक सिंह बोल रहे, याद करिए आप पाठ का मीडियम भाग जो मध्यांतर है, कि धनराम मंदबुद्धि बालक था, मास्टर त्रिलोक सिंह मैथ्स के टीचर थे, बार बार उसको बारह का पहाड़ा तो उन्होंने जैसे तैसे याद करा दिया, रटा दिया, लेकिन तेरे का पहाड़ा वो नहीं कर पाए। तो पहले दंड देते हैं वो और उसको प्रयास करते तेरे का पहाड़ा याद कराने की, लेकिन जब उनको लगता है कि ये तो ऐसे भी याद नहीं कर पा रहा है, तब वो जो है उनको एक टोंड कसते हैं कि तेरे दिमाग में विद्या का ताप कहां लगेगा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है। तो ये जो चीज है वो दोनों आपको क्लियर करनी। किताब की विद्या कौन सी होती है? पढ़ाई। और गण चलाने की विद्या कौन सी है? लोहे के काम को बोला गया है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं समझता है? वो ये लाइन आई हुई है। एक तो जातिगत हीनता बड़ा कारण है कि जाति में मोहन उच्च जाति का था और धनराम निम्न जाति का था, इसलिए वो अपने आप को कॉम्पिटिटर नहीं मानता था, अपना जो प्रतिद्वंद्वी, यानी उसके साथ उसका कोई कंपटीशन नहीं था। एक दूसरी बात है कि मोहन शुरू से ही जो है कुशाग्र बुद्धि का था और धनराम मंद बुद्धि का। तो दो कारण लिखने आप। एक तो सबसे बड़ा कारण क्या था? जातिगत हीनता। मतलब धनराम को पता था कि मेरी जाति छोटी है और मोहन की जाति बड़ी है। और दूसरा है, मोहन पढ़ाई में क्या था? कुशाग्र बुद्धि था और जो धनराम था वो मंद बुद्धि था। तो दूसरे कारण से भी उसने अपने आप को इसका प्रतिद्वंद्वी नहीं समझा था। तो ये दो कारण बताने हैं आपको। बहुत इजी सा प्रश्न है। तीसरा, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? ये जो पाठ का एंड है, अभी अभी हमने लास्ट में किया है कि मोहन, उत्तर सुन लीजिए, मोहन धनराम के ऑफर पर जाता है। मोहन देखता है कि धनराम किसी लोहे की चीज को गोलाई में आकार देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उससे वो काम हो नहीं पा रहा है। तो मोहन अचानक उससे हाथ से गण और हथौड़ा ले लेता है और उस काम को बड़े ही सदे हुए अंदाज में, ब्राह्मण होते हुए भी बड़े सुंदर ढंग से उसको पूरा कर लेता है। मोहन के इस कृत्य पर, मोहन के इस कार्य पर धनराम को इसके व्यवहार पर क्या हुआ? आश्चर्य। क्योंकि कोई ब्राह्मण पहली बात तो वहां बैठता ही नहीं था, खड़े खड़े बात करता था। तो वो बैठा भी, उससे बात भी की और उसने जो है औजार हाथ में भी लिए और वो काम भी कर डाला।
तो मोहन के इस व्यवहार पर धनराम को बहुत बड़ा क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने अपने जीवन का एक नया अध्याय है, बिल्कुल नया अध्याय, एक न्यू जो है लेसन बोल सकते हैं या न्यू चैप्टर बोल सकते हैं कि एक न्यू जर्नी भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी मोहन के जीवन की। कैसे कि मोहन उससे पहले भले ही अपने स्कूल से दूर जाकर के, अपने घर से दूर जाकर पढ़ाई कर रहा था, भले ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन लखनऊ जाने के बाद तो उसकी जो पढ़ाई संबंधित इच्छाएं थी वो सब कुछ बर्बाद हो चुकी थी। वो एक घरेलू नौकर बन के रह चुका था। उसके पढ़ने के संदर्भ में जो मन में दबी हुई इच्छाएं थी वो सब खत्म हो चुकी थी। वो केवल और केवल बाजार और घर के बीच सामान लाने वाला साधन मात्र बन गया था। एक कभी घर की औरतें कह देती दही ले आओ, कभी बाहर की चाची बाबियां कह देती आलू ले आओ। तो उसके जीवन का एक मतलब न्यू चैप्टर, एक नई जर्नी शुरू हो गई। इसलिए लेखक ने आपसे पूछा है कि लखनऊ जाने से पहले नया चैप्टर था और लखनऊ आने के बाद जो है नया चैप्टर था। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान की चाबुक कहा है? देखो, एक तो चाबुक जो छड़ी का इस्तेमाल करते थे, बेंत का इस्तेमाल करते, वो अलग है। जुबान की चाबुक के अंदर आप याद करो, जब धनराम तेरे का पहाड़ा सुना नहीं पाता है तो बार बार प्रयास करते हैं मास्टर त्रिलोक सिंह कि कैसे भी करके धनराम तेरे का पहाड़ा याद कर ले। लेकिन जब मास्टर त्रिलोक सिंह को लग गया कि धनराम से ये काम किसी हालत में नहीं होना, इम्पॉसिबल है, तब उन्होंने जुबान की चाबुक चलाई। अब वो जुबान की चाबुक क्या है सुन लीजिए। उन्होंने, मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम से कहा, यह है जुबान की चाबुक। उन्होंने कहा, पहले तो अपने थैले में से 4-5 दरातियां निकाली, फिर जुबान की चाबुक चलाई कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, ये जुबान की चाबुक, तेरे दिमाग में विद्या का ताप कहां लगेगा, इसलिए ये ले जा दराती और कल इनके जो है धार दे के ले आना। तो ये इसको लेखक शेखर जोशी ने क्या बोला है, जुबान की चाबुक बोला है। और जुबान की चाबुक किसने चलाई? मास्टर त्रिलोक सिंह ने। किस पर चलाई? धनराम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। बिरादरी का यही सारा होता है, किसने किससे कहा? अब ये जो है मोहन के पिता ने कहा, किससे कहा? रमेश से। कब कहा? जब रमेश ने बोला मोहन को आप मेरे साथ भेज दीजिए, वैसे भी हम 4-5 जने रहते हैं, एक यदि बढ़ जाएगा क्या फर्क पड़ेगा, इसकी अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी, बड़ा शहर है। तब इमोशनल होकर के और ये पंक्ति कही थी मोहन के पिता ने, किससे? रमेश से। किस प्रसंग में कहा? मोहन के लखनऊ जाने के प्रसंग में कहा। किस आशय से कहा? इस आशय से कहा कि मोहन की पढ़ाई के संदर्भ में मदद हो जाएगी, उसको सारा मिल जाएगा। क्या कहानी का आशय इसमें स्पष्ट हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि जो बिरादरी का सारा मिलना चाहिए था, जो रमेश के द्वारा मोहन को मदद करनी चाहिए थी, वो मदद करने की बजाय उसको नौकर बना के छोड़ दिया। तो ये आशय, यानी बिरादरी के सारे वाला आशय पूरा नहीं हुआ है। तो आप क्या लिखोगे? बिल्कुल नहीं हुआ है। और किसने किससे कहा? मोहन के पिता ने। किससे कहा? मोहन के पिता ने रमेश से कहा। किससे कहा? रमेश से। फिर किस प्रसंग में कहा? मोहन के लखनऊ जाने के प्रसंग में। लखनऊ जाने के प्रसंग में। उसके बाद क्या पूछा है आपके? किस आशय से कहा? कि मोहन को मदद मिल जाएगी और मोहन की पढ़ाई हो जाएगी, इस आशय से कहा। अब आगे बढ़ते हैं। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी के इस वाक्य में किसके लिए कहा गया है? मोहन के लिए। किस प्रसंग में कहा गया? जब वो हाथ में हथौड़ा लेकर के उस लोहे को आकार देने का प्रयास कर रहा है। ये पात्र विशेष के किस चारित्रिक पहलू का? पात्र विशेष कौन? मोहन। कौन सा चरित्र का पहलू? कि वो किसी भी काम को करने का जो उसका ढंग है वो बड़ा मन लगा के करता है। उसके अंदर वो पूरी जो है डीपली उस काम को तल्लीनता से करता है, पूरे जी जान से करता है। प्रश्न नंबर 7। गांव और शहर दोनों जगह पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्षों में क्या फर्क है? अब देखो, गांव में तो संघर्ष केवल इतना ही था कि नदी पार करनी पड़ती थी उसको और यजमान के घर रहना पड़ा, लेकिन शहर वाला संघर्ष बड़ा था। शहर में उसको बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, पढ़ाई के लिए उसको जूझना पड़ा, उसको जो फैक्ट्रियां हैं, तकनीकी स्कूल है, उसके बीच उसका लंबा संघर्ष रहा था। एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है अपनी समझ में, उनकी खूबियों और खामियों पर? अब देखो, आपको दोनों बतानी है कि त्रिलोक सिंह की खूबियां क्या थी। कि एक तो बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाते थे, पूरे मतलब जो पढ़ाते थे वो पूरी तरह से बच्चे को कंठस्थ हो जाता था, बच्चे को पूरा डर रहता था
कि याद करना ही करना है तो इसको अपन खूबी बोल सकते हैं, लेकिन खामी की शारीरिक दंड देना बिल्कुल टीचर के द्वारा अच्छी बात नहीं है। वो बच्चों को शारीरिक दंड बहुत मात्रा में देते थे। और दूसरी उनकी खामी यह है कि उन्होंने जो धनराम के लिए शब्दों का प्रयोग किया, जो शब्दों का चयन किया, वो कदापि उचित नहीं है। तो आपको पहले उनकी अच्छाइयां लिखनी है और उनकी जो बुराई है वो भी लिखनी है। गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। अब अन्य अंत कैसे हो सकता है कि मान लीजिए रमेश उसको अच्छी तरह से पढ़ा देता और मोहन बढ़िया ढंग से पढ़ाई कर लेता और मोहन एक अफसर बनकर के गांव लौटता, तो कहानी का अंत कोई बहुत बेहतर ढंग से होता, लेकिन ऐसा नसीब में उसके लिखा हुआ नहीं था। उसके बाद भाषा की बात, ग्रामेटिकल कुछ क्वेश्चन यहां पर करते हैं। पाठ में निम्नलिखित शब्द लोह क्रम से संबंधित है, किसका क्या प्रयोजन है? शब्द के सामने देखो, धोकनी, इसमें भट्टी में आग तेज की जाती है। धोकनी के लिए जो भट्टी में आग जल रही है ना, उस आग को तेज करने के लिए धोकनी। फिर दरांती से फसल और घास काटी जाती है। संडसी, लोहे को पकड़ा जाता है। आपर, लोहे की दुकान को पूरा जो बैठने का स्थान है उसको आपर कहा जाता है। हथौड़ा, कोई भी ठोस वस्तु है उस पर वार करने के लिए हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। ये मतलब लोहे के लिए काम में करने वाली सारी चीजें हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, पाठ में काट छांट कर जैसे कई संयुक्त क्रिया शब्दों का प्रयोग हुआ है, 5 शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए और अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे काट छांट कर क्या हुए, पहुंचते पहुंचते, पहला इसका वाक्य प्रयोग है, कार्यालय से घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। उलट पुलट, बच्चों ने तो इस घर को उलट पुलट कर दिया है। थका मांदा, विद्यालय से रोहन बड़ा थका मांदा आया। पढ़ लिख कर, हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। घूम फिर कर हम फिर वहीं लौट आए। फिर आता है प्रश्न नंबर 3, बूते का प्रयोग पाठ में 3 स्थानों पर हुआ है, उन्हें छांट कर लिखिए और जिन संदर्भों में उसका प्रयोग हुआ है। बूते मतलब इस शब्द का करना है, बूढ़े वंशधर के बूते का अब ये काम नहीं रहा, पहला प्रयोग। उसके बाद यही क्या जन्म वर्जिश पुरोहिताई के बूते पर, ये दूसरा प्रयोग। उसके बाद तीसरा, ये 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं रही। तो बूता जो वर्ड है ना, मतलब वश की बात नहीं होना, उसके लिमिट में नहीं होना, उसके हाथ की बात नहीं होना, उसके लिए वर्ड प्रयोग किया जाता है बूते। तो आप कोई 3 सेंटेंस छांटने थे जिसमें बूते शब्द आया हो, तो तीनों यहां पर आपके सामने पेश कर दिए गए हैं। मोहन थोड़ा दही ला, मोहन ये कपड़ा धोबी को दे, मोहन 1 किलो आलू ला। ऊपर के वाक्यों मोहन को आदेश दिए गए, बिल्कुल सही बात है। इन वाक्यों में आप सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए दोबारा लिखिए। तो आप इसको उल्टा लिख सकते हैं, जैसे आप बाजार से थोड़ा दही ला दीजिए, आप ये कपड़े धोबी को दे दीजिए, आप 1 किलो आलू ला दीजिए। मतलब आदेश के रूप में नहीं, जब सर्वनाम का प्रयोग करोगे तो आदेश वाला जो चीज है वो हट जाएगी। इस प्रकार ये आपके जो भाषा संबंधित क्वेश्चन थे, जिसके अंदर कुछ वाक्य के भी क्वेश्चन थे, कुछ सर्वनाम के शब्द थे और कुछ के अंदर आपको वाक्य प्रयोग करना था। तो इनमें से सबसे सुंदर यदि मान सकते हैं तो जो लोहे के लिए जो शब्दों का प्रयोग हुआ, मैं आपको यहां पर पीछे बताता चलता हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये शब्द यहां पर है। एक तो किसका प्रयोग हुआ था? धोकनी का। कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है, धोकनी। उसके बाद किसका प्रयोग हुआ है? दराती। उसके बाद किसका प्रयोग हुआ है? संडासी। उसके बाद किसका प्रयोग हुआ है? आफर। और उसके बाद किसका प्रयोग हुआ है? हथौड़ा। तो ये शब्दों का यद्यपि जो है बेसिक प्रयोग विद्यार्थी के जीवन में व्यवहारिक नहीं होता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से व्यवहारिक ज्ञान में क्या होती है? वृद्धि होती है। इस प्रकार अपना ये जो पाठ है गलता लोहा, बहुत ही सुंदर कहानी है। केवल पढ़ना, याद करना और नंबर लाना, इस उद्देश्य के साथ साथ यदि आप इस जो पाठ को दूसरे एंगल से देखें तो बड़ा ही इससे जो नैतिक ज्ञान है आपको मिलता है कि किस प्रकार हमारे जीवन में कदम कदम पर हमें सावधानी रखनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जीवन में असफल नहीं होते, अन्यथा कोई भी व्यक्ति हमारा गलत फायदा उठा सकता है और हमारे साथ ट्रेजेडी हो सकती है। तो ये शिक्षा भी हमें मिलती है। दूसरा ये शिक्षा मिलती है कि जातिगत हीनता का भाव नहीं होना चाहिए। हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, भारत चंद्रमा पर पहुंच चुका है। जातिगत भेदभाव के आधार पर किसी प्रकार की ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार जल्दी ही हम किसी और नए गद्य भाग की वीडियो के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक आप लोग इस पूरे गलता लोहा पाठ को अच्छी तरह से सुनिए। यदि आप लोगों को ये पाठ पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जो है चर्चा कीजिए, इसको लाइक कीजिए और जो है इसको सब्सक्राइब, जो चैनल है भावना बाल विद्या मंदिर, इसको कीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।